जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन पोर्शन वी वर डिस्कसिंग। यूनिट 4 तक हमने कंप्लीट करा था, यूनिट 5 हमने स्टार्ट करा था। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा यूनिट 5 में, दैट इज फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। इसको पढ़ने से पहले मैंने कल ही रात को टेलीग्राम पे आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जो मैंने ही ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, जिसमें मैंने फिजियोलॉजी की कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। तो जो भी मैं वीडियो इसके रिलेटेड शेयर करूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, वो आपने कवर कर लेनी, क्योंकि जो चीज़ें मैं उन वीडियोज़ में बताऊंगा मैं वहाँ यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर वीडियो देख लेना। और टेलीग्राम ग्रुप में ही मैंने रात को ही शेयर कर दी थी, जिसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये चीज़ें पढ़ाई, ये सब फिजियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली फिजियोलॉजी होती क्या है, देखो फिजियोलॉजी का मतलब है, फिजियोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है हमारी वो कैसे वर्क करती है, उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, ये सारे किसका पार्ट है, बॉडी की फिजियोलॉजी का पार्ट आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि फिजियोलॉजी और प्रमोटिंग हेल्थ, मतलब हमें इंटरलेट करके चलना है बॉडी की फिजियोलॉजी को और हेल्थ प्रमोशन के साथ। अब हेल्थ के रिलेटेड मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, WHO की डेफिनेशन से भी समझाया था कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अ फिजिकल डिसीज, हेल्थ में मेंटल डिसीज भी आ जाती है, सोशल भी आ जाती है, साइकोलॉजिकल भी आता है, वो सारा एस्पेक्ट तो वो हमारी फिजियोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज़ क्या होती है, इंसुलिन क्या होता है, सब बताया था आपको मैं लास्ट लेक्चर में। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको बोला जाता है ना कि उसको लेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है हमें साथ साथ रिलेट करके चलें, कैसे डिसीजेज जो है बॉडी की फिजियोलॉजी बिगड़ने की वजह से जो डिसीजेज होती हैं वो हेल्थ के साथ किस तरह से रिलेटेड है, कैसे न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर बैलेंस लेनी चाहिए, तभी जो है हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी, हमारी फिजियोलॉजी भी अच्छे से वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कवर करनी है। मैं आपको एक ओवरव्यू अच्छे से दे दूंगा, प्लस जो लेक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, देखो उस लेक्चर में मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को इन डेप्थ समझाया हुआ, तो वो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, वो वहां से कवर करोगे, और साथ साथ मैं आपको ओवरव्यू इस लेक्चर में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखो आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक स्मॉल टॉक करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये जो आपके लिए एफर्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो स्पेशलाइजेशन पोर्शन हो, आपको पढ़ाया जा रहा है सुपरवाइजर का, और भी जो लेक्चर्स हैं जो ऑलरेडी हमने कवर करवाए हुए हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ, मेरे टीममेट्स भी शेयर करते रहते हैं टेलीग्राम पे। आई होप आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं, चाहे वो हमारा करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव है, इंस्टाग्राम में करंट अफेयर्स आपको आते हैं, वो भी लिंक आपको डाल दिया जाता है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक कोई क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, कम्युनिटी पोस्ट, वो भी आप कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया गया है वो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो। तो देखो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है देने के लिए, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट का प्राइस भी नहीं है ज्यादा कि आप उसमें एक्सक्यूज दो, या लेक्चर्स जो हैं वो भी कोई ऐसे नहीं है एक दिन में 10-10 लेक्चर आ रहे हैं, दूसरे दिन एक लेक्चर आ रहा है, एक दिन आप सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन का लेक्चर कर सकते हो, एक दिन जो बाकी पोर्शन बच जाएगा 60 मार्क्स से उसका लेक्चर कर सकते हो। तो आपको एम्पल ऑफ टाइम भी है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, तो वो गाना सुना हुआ ना आपने, वो सैटरडे नाइट वाला ना, बाद में नहीं कहना कुछ, पहले ही दे दूं वार्निंग, तो मैं भी आपको वार्निंग दे के ही चल रहा हूं। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो ना टाइमली, तो बाद में आप कुछ मतलब ऐसा नहीं कहना कि हमने नहीं करवाया, क्योंकि हमारे एंड पे जितनी आपको हेल्प की जा सकती थी वो की जा रही है, बाकी अब आपको देखना है। अगर बार बार JK SSB और डिफरेंट एग्जाम देते रहने पूरी उम्र, तो आराम से करो, मत पढ़ो, बट अगर नहीं देने तो कंसंट्रेशन से अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं आपको श्योरली कहता हूं कि एग्जाम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए साथ साथ चीज़ों को आप कवर करोगे। और मॉक टेस्ट में 2 टेस्ट जो है ऑलरेडी हो चुके हैं, तो स्पेशलाइजेशन के जो 6 टेस्ट हो रहे हैं ना, उसमें से 2 ऑलरेडी हो चुके हैं और 4 बचे हैं वो। और आप अभी भी इनरोल करोगे तब भी आपको पहले टेस्ट वो वहीं पर पढ़े, आप कभी भी जाके दे सकते हो। तो शेड्यूल में आपके साथ एंड ऑफ द लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी भी किया हुआ है। तो कैसे इनरोल करना है उसकी भी मैं एक वीडियो जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यूट्यूब में भी पड़ी हुई है, टेलीग्राम पे भी मैंने 2-3 बार शेयर करी हुई है। तो आप उसको भी ज्वाइन करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, अदरवाइज बार बार आपको एग्जाम जो है फेस ना करना पड़े, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आई होप आप बोर नहीं होंगे इस कन्वर्सेशन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीदिंग एज वेल एज ब्लड प्रेशर। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, हम कैसे ब्रीद लेते हैं, देन ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ये कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम, सेरिबलम, मेडुला या फोरब्रेन। तो कौन बेसिकली जो है
हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है हमारी ब्रेन का पार्ट, तो कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पूरा नाम है इसका। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। आपने ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन तो पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, तो मैं रिवाइज करवा। देखो, ब्रेन के 3 मेन पोर्शन होते हैं। ठीक है, ब्रेन के कितने मेन पोर्शन होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले सबसे आगे वाला आपका आता है फोर ब्रेन, उसके पीछे आ जाता है आपका मिड ब्रेन, और सबसे पीछे वाला जो लास्ट ब्रेन आ जाता है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आ जाता है। तो ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, और सामने वाला फोर ब्रेन, देन वी हैव मिड ब्रेन एट द, अपने सिर के ऊपर सेंटर में हाथ लगाओ वो मिड ब्रेन है, और पीछे वाली तरफ हाथ लगाओ तो वो आपका आ जाता है हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, ये आपको ये पूछ सकते हैं ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये कहाँ पर लाई करता है? तो ये हाइंड ब्रेन में लाई करता है। ठीक है, ये कहां पर लाई करता है? हाइंड ब्रेन में लाई करता है। ये पॉइंट आपने याद रखना। और हाइंड ब्रेन में क्या लाई करता है? एक और इंपॉर्टेंट ब्रेन का पार्ट है, दैट इज नोन एज सेरिबेलम। याद रखना, सेरिबेलम है ये, सेरिब्रम नहीं है। जो सेरिबेलम है वो भी हाइंड ब्रेन में लोकेट है। ठीक है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, ये भी याद रखना है, लिटिल ब्रेन भी इसको कहते हैं। अब इसका काम क्या है? सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम जो है, जो हमारी मसल्स मूवमेंट है, वॉलंटरी मसल मूवमेंट, जो हम अपनी चॉइस से जो मसल्स मूव कर सकते हैं, जैसे हम चल सकते हैं, हम अपने बॉडी का पोस्चर चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। और कहाँ पर लाई है? हाइंड ब्रेन में। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है हाइंड ब्रेन में लाई करता है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारी जितने भी वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। ये पॉइंट आपने याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने इसके बारे में सुना होगा, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पर लाई करता है? पहली बात, ये फोर ब्रेन में लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है? फोर में। इसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है ये ब्रेन का, ये भी याद रखना। इसका क्या काम है? हमारा जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, देन हमारी थिंकिंग, जो हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, वो भी सेरिब्रम में ही होता है। आप अगर ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व हो जाओ, किसी चीज़ में, आपको फोर ब्रेन में पेन होने शुरू हो जाता है ना, तो बेसिकली ये भी सेरिब्रम के अंदर ही ये चीज़ें हो रही होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सारी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, लर्निंग स्किल्स, ये सारा पार्ट जो है कौन कंट्रोल करता है? ये सेरिब्रम ही करता है। सेरिब्रम कहाँ पर लाई करता है? फोर ब्रेन में। इतनी चीज़ें आपने याद है। इसी तरह आपने एक दो और भी बता देता हूँ, मे भी एग्जाम में पूछी जा सके। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, आपका ग्रोथ हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी फोर ब्रेन में होता है। आपका थैलेमस जो हो गया, थैलेमस भी यहीं होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो भी यहीं होता है। तो ये भी याद रखना, ये सारे फोर ब्रेन के पार्ट हैं। मिड ब्रेन में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम रेलिवेंट है वही बताऊंगा। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम भी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी है। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन कहते हैं, सेरिब्रम को लार्जेस्ट ब्रेन कहते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट टेम्परेचर रेगुलेशन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीजें देखता है। ठीक है, आई होप पेन नोटबुक लेके जो मैं बोल रहा हूँ आप वो पेन डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डायलिसिस यूज फॉर पीपल विद डिफेक्टिव किडनी, अगर किसी की किडनी में डिफेक्ट हो जाता है तो वो डायलिसिस करते हैं ना। डायलिसिस के बारे में आपने सुना होगा। विच इन्वॉल्व द प्रोसेस। अब डायलिसिस में कौन सा प्रोसेस होता है? डायलिसिस बेसिकली होता क्या है? डायलिसिस में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किडनी का क्या काम है? किडनी आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, किडनी वेस्ट को रिमूव करती है बॉडी से, तो वही काम अगर किडनी प्रॉपर्ली नहीं कर पाती तो हम डायलिसिस के थ्रू करते हैं। दूसरा, अगर ब्लड में एक्सेसिव फ्लूइड प्रेजेंट है उसको भी बाहर निकालना, तो वो भी हम डायलिसिस के थ्रू करते हैं। तो इस डायलिसिस वाले प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस केमिस्ट्री का इन्वॉल्व होता है? ठीक है, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा प्रोसेस बेसिकली डायलिसिस में होता है? ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस। देखो, दो प्रोसेस आपने समझने, एक है ऑस्मोसिस, एक है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी चीज को, किसी सॉल्वेंट को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाते हो, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल, एक पानी की टंकी है, सिंपल समझा करो यार, मतलब कोई जरूरत नहीं है इन डेप्थ जाने की, उतना पढ़ो जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ये दो पानी की टंकी है, ठीक है, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें कम पानी है। देखो, अगर इन दो टंकीज को मैं कनेक्ट कर देता हूं तो आपको पता है कि पानी बड़ी वाली टंकी से छोटी वाली टंकी में जाएगा जिसमें कम पानी है। बट अगर मैं उल्टा करना चाहूं, मुझे यहां से पानी लेके जाना है बड़ी वाली टंकी, मतलब लो कंसंट्रेशन में, जहां पर पानी कम है, वहां से अगर मैं जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर लेके जाना चाहता हूं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, मतलब लो कंसंट्रेशन से जब आप हाई कंसंट्रेशन में लेके जा रहे हो मॉलिक्यूल्स को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कुछ चीज़ों को अलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो स्किन की मेम्ब्रेन्स होती हैं ये भी सेमी परमिएबल है, कुछ पार्टिकल्स को अलो करती हैं एक्सचेंज होना, कुछ को नहीं करती हैं एक्सचेंज होना। तो बेसिकली ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो सिंपली याद रखना है,
जो डायलिसिस होती है किडनी में, कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस। इसमें लो कंसंट्रेशन से हम हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसी का उल्टा होता है डिफ्यूजन, जब हम हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ लेके जाते हैं। सिंपल, जैसे पानी की टंकी में, भरी हुई टंकी से आधी टंकी में पानी जाता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। हाई से लो में जाना, ठीक है, जहां पर ज्यादा हो वहां से कम में जाना है डिफ्यूजन, जहां से कम है वहां से ज्यादा में जाना है, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किडनी की स्टडी, ये जो सारी स्टडी होता है किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ किडनीज को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। और इवन आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि जो पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, एक बॉडी से दूसरे ऑर्गन हम शिफ्ट करते रहते हैं, जो पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था वर्ल्ड में वो किडनी ही था। तो पहला ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हुआ था वर्ल्ड में वो कौन था, किडनी ही था। ये चीज आपको याद रखनी है। और किडनी का स्ट्रक्चर यूनिट किसको बोला जाता है, नेफ्रॉन को। किसको बोला जाता है, नेफ्रॉन को। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी का मैं बोलूं सबसे स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या हो, आप बोलोगे सेल है। क्यों, क्या है, सेल। जैसे सेल होते हैं ना, सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास बाद में क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सिंपल है, ये चीज़ें आपको पता हो। इसी तरह जो किडनी है, किडनी की जो अगर हम बोले स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट किडनी का नेफ्रॉन होता है। इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी का बोले वो सेल होता है। सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है। फिर अब जैसे हार्ट वाला ऑर्गन है, ये कौन से सिस्टम का पार्ट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्रेन कौन से सिस्टम का पार्ट होगा, नर्वस सिस्टम का। और यही बाद में मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सारे मिलकर क्या बना देते हैं, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू। साइंस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बट इन डेप्थ में इतना नहीं जाऊंगा कि आपको देखो फिजियोलॉजी में ना बहुत चीजें आ जाती हैं। मतलब समझ लो आपको पूरी बायो ही पढ़नी है, जोलॉजी पूरी पढ़ लेनी है, मतलब ह्यूमन बॉडी की, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन बॉडी की पूरी स्टडी को, उसको आपने पूरा करना है यहाँ पर। तो अब इतना तो नहीं करेंगे ना हम एग्जाम में ताकि डूबे, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एग्जाम रेलिवेंट चीजें हैं वो इस लेक्चर से सिर्फ तो कंप्लीट नहीं होंगी, बट इसके साथ जो मैंने 2-3 लेक्चर और ऑलरेडी डाले हुए हैं जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाओगे आपको मिल जाएगा। वो पहले एग्जाम हुए थे ना, जो फॉर एग्जांपल जैसे वो एग्जाम था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, सुपरवाइजर, उसके सिलेबस में मेंशन था, मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हो वहां पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच जूस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने अच्छे से वहां पे पढ़ाया हुआ है। तो कोई एक जूस है जो सेक्रीट करते हैं पैनक्रियाज, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज इस जूस को सेक्रीट करते हैं, और जो डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन सा है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली करेक्ट आंसर, पहले खुद भी ट्राई करा करो आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ये तीनों ही जो जूस है ना, ये पैनक्रियाज सेक्रीट करते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अमाइलेज से कंफ्यूज नहीं होना। देखो आप बोलोगे माउथ में भी अमाइलेज, वो सैलिवरी अमाइलेज है, जो माउथ में होता है ना वो भी अमाइलेज, उसको बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। जो सैलिवा में होता है ना जूस, दैट इज नोन एज सैलिवरी अमाइलेज। उससे क्या होता है कि हमारा मॉइस्चर बढ़ जाता है मुंह में, और जो खाना है उसको मॉइस्चर से इजीली बॉडी के अंदर चला जाता है, प्लस वो थोड़ा कार्ब्स को तोड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये तीन जो है ये कहाँ कर रहे हैं, पैनक्रियाज जूस, इन जूसेस को सिक्रेट करता है। अब ट्रिप्सिन का क्या काम है, देखो ट्रिप्सिन बेसिकली प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं हमारे, या हम पेप्टोन्स बोलें, इनको तोड़ता है, किस में तोड़ता है, अमाइनो एसिड्स में। तो अमाइनो एसिड्स ही मेन, पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स ही बेसिकली लास्ट प्रोटीन के मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं, अमाइनो एसिड, जिसमें हमें बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में इनको तोड़ता है। ये चीज़ आपने याद रखें। कौन, ट्रिप्सिन, प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में। अमाइलेज जो होता है वो किसको तोड़ता है, जो स्टार्च होता है ना बॉडी में, स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च को तोड़ता है किसमें, डबल शुगर में, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करता है, डबल शुगर में तोड़ता है। कौन तोड़ता है, अमाइलेज। लाइपेज का काम क्या होता है, जो बेसिकली हमारी बॉडी में फैट, देखो हम जो फैट कंज्यूम करते हैं वो पैनक्रियाटिक जूसेस से पहले इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इमल्सिफाइड फैट में। कौन करता है, लेक्चर देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला सब क्लियर हो जाएगा। इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट, इस इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है, ठीक है। तो बेसिकली पैनक्रियाज में जो तीनों जूस निकलते हैं ना, वो प्रोटीन को भी तोड़ने का काम करें, कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़ने का काम करें, और जो हमारा इमल्सिफाइड फैट्स है उसको भी तोड़ने का काम करें। तो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में, अमाइलेज का काम है स्टार्च को डबल शुगर में, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम लाइपेज का, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बतानी है, बाकी सही है, ये गलत होगी कोई। थायराइड ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, हमें ये बताना है, ठीक है।
ये करेक्ट है या नहीं है? डक्टलेस ग्लैंड कौन से होते हैं? इनको एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। देखो डक्टलेस ग्लैंड वो होते हैं, कोई भी ऐसा ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रीशन एंजाइम को क्रिएट करना। अगर कोई ग्लैंड जो है अपना जो भी सिक्रीशन कर रहा है वो डायरेक्टली ब्लड में कर रहा है, ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है, इन सारे ग्लैंड्स को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। अगर कोई सपोज करो कोई ऐसा ग्लैंड है जो अपनी सेक्रीशन किसी डक्ट में करता है, मतलब डायरेक्टली ब्लड में नहीं करता, कोई पाइप के थ्रू कुछ कर रहा है, तो दैट इज नोन एज डक्ट ग्लैंड। तो बेसिकली कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो जो है एक डक्टलेस ग्लैंड है, वो अपनी सेक्रेशन जो है डायरेक्ट ब्लड में ही करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। एडर्नल ग्लैंड्स आर ऑन द टॉप ऑफ किडनी। भाई ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि एडर्नल ग्लैंड्स कहाँ पर हैं? किडनीज के ऊपर हैं एडर्नल ग्लैंड्स एडर्नलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी में क्या काम करता है? जैसे ही फॉर एग्जांपल हम टेंस हो जाएं या फियर वाली सिचुएशन हो, तो वो ग्लैंड हमारी बॉडी जल्दी रिएक्ट करे, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करे, तो उसमें काम करता है एडर्नलिन हार्मोन, ठीक है। तो एडर्नल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और टॉप ऑफ किडनी में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इज फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी बताया आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन में ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसमें इनकरेक्ट बताना तो इसमें नन है, ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, याद कर लो। थायराइड ग्लैंड, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं सभी डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, अपनी सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। एडर्नल ग्लैंड टॉप ऑफ किडनी में एडर्नलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, फियर वगैरह वाली कंडीशन में बॉडी एफिशिएंटली वर्क करे इसलिए होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पिट्यूटरी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये भी बेस ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर आर द पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड? तो पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पर लोकेटेड हैं हमें बताना है। नियर द हार्ट, हमारे हार्ट के पास है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर कैनाल। ईयर कैनाल जो हमारी ईयर कैनाल है इसके नीचे भी होते हैं और इसके फ्रंट में भी होते हैं। बिलो द लीवर है, नियर द स्टोमक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो पहली बात, पैरोटिड ग्लैंड है क्या? जो हमारे सैलिवा ग्लैंड्स है ना, ये मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, मेजर, ठीक है, सबसे बड़े जो है सैलिवरी ग्लैंड, इनको बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड। ये प्रोड्यूस करते हैं सैलिवा, ठीक है, सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं ना आपके माउथ में सैलिवा। इससे क्या होता है बेसिकली, एक तो आपके माउथ में जो सैलिवा प्रोड्यूस होता है आपके माउथ में, उसकी वजह से मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है, मॉइस्चर हो जाता है तो खाना जो आप कंज्यूम करोगे वो मॉइस्ट हो जाएगा और इजीली ऑसोफेगस से निकल जाएगा। एक तो ये काम है। दूसरा, च्यूइंग में हेल्प करते हैं, चबाने में इजीली हेल्प करते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में ही आधी टूट जाती है, ठीक है, तो जैसे आप बनाना वगैरह कंज्यूम करते हैं ना, उसमें कार्ब ज्यादा होते हैं, वो माउथ में आधे काम तो यही कर लेते हैं, सैलिवा, जो सैलिवरिया माइलिस वगैरह हो गया। तो ये बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सैलिवा को प्रोड्यूस करते हैं, जो मॉइस्चर का काम करते हैं, ठीक है, मेजर सैलिवरी ग्लैंड है ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ WBCs इन इम्यून सिस्टम? हमारे इम्यूनिटी में WBCs का क्या काम है? व्हाइट ब्लड सेल्स। WBCs की फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इनका क्या काम है? फाइटिंग इन्फेक्शन, कैरिंग ऑक्सीजन, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, क्लॉटिंग ब्लड। सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पढ़ा रहे हो? हमें आता है, ठीक है, बट यही बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो याद रखना। बेसिकली WBCs का फंक्शन है इन्फेक्शंस को लड़ना। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जितनी भी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं उनको खत्म करने का काम करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स। तीन पार्ट आपने याद रखना है यार, ब्लड में तीन, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें याद रखो ब्लड में, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स। आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। WBCs का काम है इन्फेक्शंस वगैरह को खत्म करना। देखो ना, अगर किसी के WBCs कम हो जाए तो वो इन्फेक्शन के साथ लड़ नहीं सकता है पर्सन। और ब्लड क्लॉट करना, क्लॉट्स बनाना, फॉर एग्जाम्पल किसी को लग जाए, क्लॉट बन जाए, वो प्लेटलेट्स का काम होता है। अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना, उसको देखो कितना बचा बचा के चलाया जाए। अगर उसको थोड़ा भी कट लग जाएगा ना, तो वो ब्लड की जो सिक्रीशन है वो रुकती नहीं है, फिर तो ब्लड लॉस हो जाता है और इंसान मर भी सकता है। तो मतलब ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए प्लेटलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि बॉडी से ब्लड लॉस ना हो। अगर कोई इंजरी वगैरह आपको हो जाती है, प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपका कहता है द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज। हमारे ह्यूमन ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है, सबसे देखो यहाँ पर ना मैंने ज्यादातर इस नर्वस सिस्टम और ये बाकी पार्ट्स में क्यों इंफेसाइज करा है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम का तो मैंने क्वेश्चन नहीं डाला, क्योंकि यार ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कवर थे। तो बार बार चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कहां से आ गया। तो इसीलिए वो वाले लेक्चर साथ साथ कवर कर लें। ये टॉपिक अपने में आज के लेक्चर से कंप्लीट नहीं है, ये उनको मिला के कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज, ह्यूमन ब्रेन के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? आर्केनॉइड, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और कोराकॉइड। ये मैटर है, मीटर नहीं है, ठीक है, पाया मैटर है। तो ड्यूरा मैटर या कोराकॉइड, इनमें से कौन सी आउटर कवरिंग है ह्यूमन ब्रेन की? देखो सबसे पहली बात,
3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती हैं जो ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। 3 लेयर्स हैं मेम्ब्रेन को जो ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेनिंगिस। क्या बोलते हैं? मेनिंगिस। ठीक है, तो मतलब ये लेयर्स ऑफ ब्रेन है, लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। 3 लेयर हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे आउटर कवरिंग जो है, देखो सबसे आउटर कवरिंग जो है हमारे पास, उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं? आउटर कवरिंग को बोलते हैं ड्यूरा मैटर। देखो सबसे बाहर वाली, मतलब सबसे बाहर वाली वो होगी ब्रेन के बाहर वाली, मतलब जिसको आप हाथ लगा सकते हो ना, ऊपर सिर पे हाथ लगा वो। अब मुझे एक चीज बताओ, जो सबसे बाहर वाली होगी वो कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए कि सॉफ्ट होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आप गिरोगे आपके सिर में लग सकती है, तो हार्ड होनी चाहिए। आउटर वाली हार्ड होगी, टफ होगी, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट मेनिंगिस। आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। बहुत थिक होती है और फाइब्रस भी होती है, इसमें फाइबर भी होता है ताकि शॉक से हमें प्रोटेक्ट कर सके ना, शॉक से प्रोटेक्ट करना या कोई ट्रॉमा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर कवरिंग जो है ह्यूमन ब्रेन की, ड्यूरा मैटर, वो काम करती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद आ गया मिडल वाली। मिडल वाली का काम होता है, मिडल वाली का नाम होता है आर्कनॉइड। ठीक है, आर्कनॉइड जो है मेनिंगिस की मिडल लेयर है, ये भी कवर करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और सबसे अंदर वाली होती है पाया मैटर। पाया मैटर सबसे अंदर वाली होती है। ठीक है, ये बेसिकली ये इसका भी काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। ये थिन होती है, ये थिन पतली और डेलिकेट सी होती है। अंदर वाली देखो ना, अंदर ब्रेन है आपका, ब्रेन के बिल्कुल साथ वाली थिन होगी, डेलिकेट होगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड सरफेस को या ब्रेन के सरफेस को प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद जो है आर्केनॉइड होगी, और सबसे बाहर वाली हार्ड होगी, डेलिकेट हार्ड होगी, थिक होगी, इसका नाम है ड्यूरा मैटर। तो ये याद रखना, तीनों सीक्वेंस में याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अंदर वाली कौन सी है? पाया मैटर, मतलब ब्रेन के साथ वाली पाया मैटर सबसे अंदर वाली। देन वी हैव आर्केनॉइड, आर्केनॉइड उसके बाहर वाली जो मिड में आ जाएगी, और सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर। तो जैसे हम बाहर जाते जाएंगे थिकनेस और हार्डनेस बढ़ती जाएगी, अंदर वाली सॉफ्ट डेलिकेट होगी, बाहर वाली हार्ड होगी। ठीक है, कोराकॉइड जो है इसका ब्रेन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसको नहीं देखना, ये शोल्डर बोन है एक किस्म की, तो कोराकॉइड इज अ शोल्डर बोन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द जॉइंट वेयर और नेक ज्वाइंस द हेड। हमारा नेक जो है, आपका जो नेक है, वो हेड को जिस जगह पे ज्वाइन करता है, गला हेड को जहां पर ज्वाइन करता है, वहां पर जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, या पाइवोटल ज्वाइंट, या नन ऑफ द अबव। तो क्या कहते हैं? एक ऐसा ज्वाइंट जहां पर नेक ज्वाइन करता है हेड को, पाइवोटल ज्वाइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, इसलिए इसका मैंने क्वेश्चन डाल दिया। बेसिकली आपका हेड जो है इसी ज्वाइंट की वजह से बेंड होता है। आप राइट देखते हो, लेफ्ट देखते हो, कई बार थोड़ा पीछे भी घूम जाते हो, तो वो सारा आपको देखने में हेल्प करता है पाइवोटल ज्वाइंट। तो ये चीज आपने याद रखनी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे हिंज ज्वाइंट कहां पर होता है? हिंज ज्वाइंट का कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना। अभी वीडियो पॉज करके पहले सर्च करो, नहीं आता हिंज ज्वाइंट के बारे में देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हर एक पर्सन जो है जो लेक्चर देख रहा है वो रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपकी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, ब्रेन वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्लूइड काम करता है। तो बेसिकली इसका प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है हमें बताना है? प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये तो आपको पता ही है। सेरिब्रोस्पाइनल, ये स्पाइनल सेरिब्रो ब्रेन के लिए यूज होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहां से भी याद कर सकते थे आप। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द सराउंडिंग टिश्यूज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही काम है हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। देखो बेसिकली होता क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सबसे पहली बात एक क्लियर है, एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है, इसका कोई कलर नहीं है और क्लियर सा एक फ्लूइड है, दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है? जो टिश्यूज पाए जाते हैं ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आगे पीछे जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनके बीच में होता है ये क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को एज वेल स्पाइनल कॉर्ड को फ्रॉम इंजरीज। ये मेन इसका फंक्शन है, वेस्ट को प्रोडक्ट को रिमूव करना और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना सराउंडिंग टिश्यूज। जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आगे पीछे वाले टिश्यूज हैं उन्हीं के बीच ये प्रेजेंट होता है और उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? वेस्ट को रिमूव करना यार, फिल्टर करना ब्लड को, एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ देखने वाला था ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम डायलिसिस करते हैं तो दो काम हम डायलिसिस में करते हैं, किडनीज का ही काम करते हैं। किडनीज का क्या काम है? वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना और क्या करना, ब्लड में अगर एक्सेस में वाटर है उसको रिमूव करना और ब्लड को फिल्टर करना। तो वही काम हम डायलिसिस में भी करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम होता है फिल्टर करना ब्लड को, एलिमिनेट करना वेस्ट को। देखो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ये तो नहीं है ना काम, ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तोड़ ताड़ के। वो रिस्पायरेटरी प्लस डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी से मतलब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और बाकी जो हमने डाइजेशन उसमें कंज्यूम किए होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें हम रिस्पॉन्स करते हैं टू द स्टिमुलाई। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये लेक्चर बोरिंग नहीं है, ये चीजें आपको साइंस की समझ आ रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ स्किल बेस्ड हेल्थ केयर
लाइफ स्किल्स, चाइल्ड फ्रेंडली हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स। देखो यार किसका काम है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ के लिए काम करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तो नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यार इसमें तो सोचना ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सोशलाइजेशन एस्पेक्ट। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली बात ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कब बनी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, कब बनी, 7 अप्रैल 1948 में, लिख लो। इसलिए 7 अप्रैल को हम बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 में मनाया गया था, उसकी कोई थीम रही होगी, तो वो भी आपको याद रखनी है, हेल्थ फॉर ऑल। क्या थीम थी उसकी? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या देखा, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, हेडक्वार्टर कहां पर है वो भी लिख लो, जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को ये बनी थी। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 2023 में, 24 का तो आया नहीं है ना अभी, ओ 24 का भी हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 7 अप्रैल जो है 2024 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे था, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम बताना। ये मैंने देखी नहीं है, मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो 7 अप्रैल 2024 में जो बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे, उसकी थीम मुझे बताना। हेल्थ फॉर ऑल 2023 की थीम थी, आई थिंक 2024 की ये नहीं है, ये 23 की और 2024 की आपने मुझे बतानी है। ठीक है, देखो अभी मैं कहाँ पर घूम रहा हूँ, अप्रैल की 7 निकल गई है, मेरे को अभी याद भी नहीं है। तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, उसकी थीम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इसका काम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम होगा। सबसे पहली बात, हेल्थ और सेफ्टी को प्रमोट करना। ज्यादातर जो वल्नरेबल कंट्रीज है ना, जहां पे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह, उनमें ध्यान देना। कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना कि डिजीजेस में अगर सपोज कर उसकी कोई वैक्सीन है तो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये होगा। तो ये सारा काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का होगा। आपने कोविड के टाइम में WHO के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बतानी है। बैलेंस डाइट इंक्लूड्स द न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। यही तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है कि बैलेंस डाइट में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन में, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में। ठीक है, इट प्रमोट्स एंड प्रिजर्व हेल्थ। बैलेंस डाइट से हेल्थ बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना। बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट इज सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स, भाई ये गलत स्टेटमेंट है। बैलेंस डाइट सेम होती है सभी एज ग्रुप्स के, नहीं, छोटे को अलग है, उसको न्यूट्रंस अलग अमाउंट में चाहिए, बड़े को अलग अमाउंट में चाहिए, तो ये अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल, ये भी सही करेक्ट है। बेसिकली इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कि आपका फिजिकल वर्क आप कितना करें उसके बेसिस में आपकी बैलेंस है। पूरे दिन आप सोए रहोगे तो आप ज्यादा न्यूट्रन कंज्यूम करें, कोई फायदा नहीं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करो तो न्यूट्रन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। टोटल 15 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन रह गए, अभी कवर कर लेंगे। डैश इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट द बोन टू अदर बोन। देखो एक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सेल्स को जोड़ के टिश्यू बनता है। एक ऐसा फाइब्रस का कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट, टेंडन, फाइबर या मसल्स, इसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। देखो बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करते हैं लिगामेंट। टेंडन करता है बोन टू मसल, बोन से को मसल से कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, टेंडॉन। तो टेंडॉन्स और लिगामेंट, देखो लिगामेंट जो होता है वो येलो कलर का फ्लूइड होता है ना, येलो कलर का फ्लूइड होता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि आपकी जहां पर बोन्स के जॉइंट्स होते हैं वो लिगामेंट्स की वजह से होते हैं, वो आप घुमा सकते हो। तो बेसिकली लिगामेंट्स जो हैं वो याद रखना, लिगामेंट्स जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक नेचर के होते हैं। टेंडॉन जो होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, येलो नहीं होते, ये व्हाइट कलर के होते हैं टेंडॉन। और ये बेसिकली जो टेंडॉन टिश्यूज होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल, ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होते, लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। देखो ना, जहां पर दो बोन्स के जॉइंट होते हैं वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट, इतना तो बिल्कुल याद रखना, टेंडॉन बोन टू मसल, इतना आपने याद रखना है। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू, डाइजेशन का प्रोटीन किस में टूटता है, अभी बताया था आपको यार पीछे, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फाइबर या कोलाजन अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन जो है हमारा किस में डाइजेशन के बाद टूटता है, अमाइनो एसिड्स में टूटता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अमाइनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं प्रोटीन के और लाइफ के। अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, एसेंशियल, इतना कोई नहीं पूछा बट फिर भी बता देता हूँ, एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, क्या पता यार किसी का दिमाग घूम जाए, पूछ ले। एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बाहर से चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही है। तो जो अमाइनो एसिड जो है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं क्योंकि हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, दैट इज नॉन एसेंशियल, हमें बाहर से चाहिए। और जो हमारी बॉडी खुद बनाती है वो हमें बाहर से नहीं चाहिए, दैट इज नॉन एसेंशियल। अमाइनो एसिड की एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लूटामिन के बारे में, टायरोसिन के बारे में आपने सुना होगा। अमाइनो एसिड बेसिकली हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रोटीन का भी बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, and the last question for today's lecture is which of the following is true statement about human circulatory system।
हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब यार ब्लड की सर्कुलेशन के साथ जो सिस्टम डील करता है, ऑक्सीजन को लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, ये वो ह्यूमन हार्ट जिसका मेन पार्ट है, इसका काम जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की ट्रू स्टेट में हमें बतानी है। कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? वीन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। जो वीन्स है ना वो देखो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कैरी करने का काम करती है आर्टरी। वीन्स करती हैं डीऑक्सीजनेट। डीऑक्सीजनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का होता है। नहीं यार, कौन सा ब्लू कलर का ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटिव ब्लड जो होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। डीऑक्सीजनेटिव ब्लड जो है डार्क रेड कलर का होता है, ये चीज याद रखना। वीन्स की थिक वॉल्स होती हैं और कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं वीन्स में। देखो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट गलत है। वीन्स की जो है थिन वॉल्स होती हैं। कौन सी वॉल्स होती है? थिन वॉल्स होती है, और इनमें वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखो सबसे पहली बात, देखो आर्टरीज जो होती है ना, थिक वॉल्स आर्टरीज के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टरीज को डायरेक्टली हार्ट जो है वो क्या करता है, पंप करता है, तो वो टूटने के चांस होते हैं, तो इसलिए उनकी थिक वॉल्स होती हैं। वॉल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड बॉडी से ला रही होती है हार्ट में, क्योंकि उसने लंग्स में जाना, तो उनकी जो है बेसिकली उनकी थिन वॉल्स होती हैं। तो आपने याद रखना है, जो आर्टरीज होती हैं उनकी थिक वॉल्स होती हैं और वीन्स की थिन वॉल्स होती हैं। ये चीज आपने स्टेटमेंट गलत थी। आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी गलत थी। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटिव ब्लड कैरी करती हैं। तो सिंपली क्या देखा, आर्टरीज ऑक्सीजनेटिव ब्लड कैरी करती हैं, वीन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वीन्स जो है रिलेटिवली थिनर होती हैं आर्टरीज से, इनमें वॉल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटिव ब्लड जो होता है वो डार्क रेड कलर का ब्लड होता है, ना कि ब्लू कलर का, जो यहाँ पर बोला गया था। इसके साथ बाकी चीजें जो है वो आप देख लेना। देखो ये इनके आंसर डाल दिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। अब आपको रूबरू करवाते हैं हमारे मॉक टेस्ट शेड्यूल के साथ, ठीक है। पहला टेस्ट आपका 17 अप्रैल का था, हो चुका है, 21 अप्रैल को हो चुका है। आप नहीं दे सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है, टेस्ट वहीं पर पड़ा हुआ है, आप जितनी मर्जी बार चाहें दे सकते हो, जब मर्जी चाहें दे सकते हो, बट आपको अभी ही इनरोल करना है, ये बाद में देने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद 25 यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का टेस्ट अब आपका 25 अप्रैल को है, ठीक है। इसी तरह यूनिट 4 का टेस्ट 29 अप्रैल को है। यहाँ पर मैंने यूनिट 6 पहले डाला था 3 मई को, मैं इसको मैं भी बाद में चेंज कर लूँ, पहले यूनिट 5 रख लूंगा, जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 5 पहले कंप्लीट हो गया तो उसको पहले रख लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपका टेस्ट, अब किस तरह से इनरोल करना है, एक सिंपल है, एक मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। हमारा वेबसाइट है awakeningclasses.in, वहां पर जाके भी आपको पता चल जाएगा। आप न्यू हो तो आपको थोड़ा रजिस्टर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम हेल्प करेंगे आपको। मैं उसको वो भी लिंक भी शेयर कर दूंगा किस तरह से आपने इनरोल करना है, ठीक है। वो वीडियो एक 5-6 मिनट के आपको पता चल जाएगा। मिनिमम चार्जेस में है जितना आप उड़ा लेते हो, बट ये टेस्ट दोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए अभी तक 2 टेस्ट के, कि बच्चों के रिस्पॉन्स आए कि सर आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करें। देखो मैं अगर कोई चीज़ आपको बोल रहा हूँ ना कि बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मतलब आया होगा, मतलब मेरे को वो झूठ बोलना और ऐसे पब्लिसिटी की आदत नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो मतलब हो रहा है। अगर मतलब ऐसे कमेंट्स आए, मतलब मेरे को शेयर करना पसंद नहीं है कि मैं बार बार आपको बताऊं, बट पीपल को अच्छा लग रहा है। अगर नहीं लगता ना तो मैं इसमें और इफेक्टिवली करूंगा, तो अगली बार और अच्छा इंप्रूव करूंगा। बट उनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखी नहीं, और जो मुझे प्रॉब्लम दिखेगी, जो मेल आएगी, मैं उस प्रॉब्लम्स को भी जो है निपटा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसमें इनरोल करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं, और इसके बाद जो और लेक्चर्स इसके साथ एसोसिएटेड 2 लेक्चर्स हैं ये वाले, वो भी साथ साथ कवर कर दें, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।